नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मौखरी राजवंश के बारे में इसके पहले तक देख लिए थे, ठीक है। तो अब जो है मौखरी राजवंश के बारे में, उनके राजवंश के इतिहास के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास में हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे राजनीतिक इतिहास के बारे में। तो राजनीतिक इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो मौखरी वंश के प्रारंभिक व्यक्ति छोटे स्तर पे थे, ठीक है। मतलब उस टाइम पे चंद्रगुप्त चक्रवर्ती गुप्तों का शासन जो था बहुत पहले, उस वक्त पे भी मौखरी वंश था, लेकिन एक्चुअली उस टाइम जो है बहुत छोटे स्तर पे ये हुआ करते थे, ठीक है। हो सकता है ये सामंत पद पे उस वक्त हो, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के वंश सम्मिलित थे, जहां पे मतलब शुरुआती दौर में ये हुआ करते थे, ठीक है। बराबर अभिलेख, बराबर नाम का एक जगह है, कौन सा अभिलेख? बराबर अभिलेख तथा नागार्जुनी पहाड़ियों के गुफाओं से 3 राजाओं का नाम मिलता है, ठीक है। मतलब बराबर अभिलेख और नालंदा में बिहार में है नागार्जुनी पहाड़िया, ठीक है, और बराबर। तो इस जगह पे जो है हमें 3 राजाओं के बारे में पता चलता है, यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा, जो कि कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है। बिहार की जो शाखा थी वहां के थे। अब चलिए आगे बात करते हैं। इनकी एक शाखा और थी जो कि राजस्थान में थी, ठीक है। इनके बारे में हमें यज्ञयूप, राजस्थान के बारे में यज्ञयूप अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। इनका तीसरी, यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरी, ठीक है, यहाँ पे तीसरी लिखा हुआ है, तीसरी सदी माना जाता है, ठीक है। संभवतः शकों तथा नागों के सामंत हुआ करते थे, ये ऐसा माना जाता है। कन्नौज का मौखरी वंश जो था वो शुरुआत जो है स्रोतों के अनुसार जो पता चलता है हमें, राजा हरिवर्मा से होता है, ठीक है। कन्नौज का जो मौखरी वंश था, और उसने अपने शासन लगभग 510 ईस्वी से शुरू किया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन वो अपने लिए महाराज शब्द का प्रयोग करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये गुप्तों के अधीनता को स्वीकार करते थे, ठीक है। उत्तर गुप्त के वक्त का ये बात मैं बता रहा हूँ। अब चलिए उसके बाद जो है हरहा लेख से हमें ये बात पता चलता है कि वो गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे, ठीक है, और महाराज शब्द का प्रयोग करते थे। ये शक्ति में मजबूत थे तथा इनके यश, यहाँ पे यश चारों समुद्र तक फैला था, ऐसा हरहा लेख से पता चलता है, ठीक है। तथा ये अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल भी करते थे। कौन? हरिवर्मा। हरिवर्मा का जो पुत्र है, ध्यान रखना है, हरिवर्मा का पुत्र उसके बाद उत्तराधिकारी बना, जो कि आदित्य वर्मा था। हरिवर्मा के बाद आदित्य वर्मा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले पेज की अगर हम बात करें तो अगले पेज में हमें पता चलता है कि असीरगढ़ के लेख से हमें ये बात पता चलता है कि आदित्य वर्मा, कौन? हरिवर्मा का पुत्र आदित्य वर्मा के माता का नाम मिलता है, जो कि भट्टारिका देवी जयस्वामिनी था, ठीक है। आदित्य वर्मा के माता का नाम भट्टारिका देवी जयस्वामिनी, यानी कि हरिवर्मा की पत्नी। यह भी महाराज की उपाधि धारण करता था, ठीक है। तो उत्तर गुप्त के वंशों की राजकुमारी हर्ष गुप्ता से इसका विवाह हुआ। किसका? आदित्य वर्मा का विवाह हर्ष गुप्ता से हुआ, जो कि उत्तर गुप्तों के वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। आगे अगर बात करें तो इसका पुत्र जो है ईश्वर वर्मा था। आदित्य वर्मा का पुत्र ईश्वर वर्मा था, ठीक है। पहले हरिवर्मा, फिर आदित्य वर्मा, फिर ईश्वर वर्मा, जो अगला शासक बना। जौनपुर के लेख से इसकी शक्ति के बारे में हमें पता चलता है। इसे राजाओं में सिंह के समान, मतलब कि शेर के समान कहा गया है, ठीक है, कहा जाता है। क्षिति भुजा सिंह। इसने मालवा, आंध्र तथा रैवतक के राजाओं को पराजित किया, ठीक है। मालवा, आंध्र और रैवतक के राजाओं को पराजित किया, किंतु यह बात सत्य नहीं लगती है, ऐसा माना गया है, क्योंकि यह भी सामंत था, तो फिर राजाओं को कैसे हराएगा।
इसका विवाह गुप्त वंश के राजकुमारी उपगुप्ता से हुई थी। ये भी महाराज का मतलब उपाधि धारण करता था, मतलब इसका मतलब है कि ये सामंत था। उपगुप्ता से इसका विवाह हुआ था। कौन से राजकुमारी? तो ये जो है ये भी उत्तर गुप्त की राजकुमारी थी। आगे अगर बात करें तो इस तह तक जाने के बाद हमें हम जाने कि इनकी 3 पीढ़ी सामंत रही थी। कौन? हरि वर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा। इसके बाद उत्तराधिकारी ने कुछ बड़े काम किए, साम्राज्य को आगे बढ़ाए। इसमें पहला शासक कौन था? ईशान वर्मा था। पहला शासक इसमें ईशान वर्मा था। अब ईशान वर्मा के बारे में बात करेंगे तो ईशान वर्मा जो है ईश्वर वर्मा का पुत्र था। पहले हरि वर्मा, फिर आदित्य वर्मा, फिर ईश्वर वर्मा, फिर उसका जो है पुत्र ईशान वर्मा होता है। ठीक है, यह एक प्रतापी शासक बना और जब मौखरी सामंत की स्थिति से स्वतंत्र हुआ, मौखरी जो वंश है वो सामंत की स्थिति से स्वतंत्र हुआ, तो ईशान वर्मा ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण कर ली और अपने आप को स्वतंत्र प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, यह एक वीर योद्धा था। हरहा लेख में हमें इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ मिलता है हमें कि उसने आंध्रधिपति को, जिसकी सेना में सहस्त्रों मतवाले हाथी थे, जीतकर सुलिकों को, जिनकी सेना में छलांग मारने वाले असंख्य घोड़े थे, युद्ध भूमि में परास्त कर तथा गौरव का स्थल भूमि के साथ संबंध छुड़ाकर भविष्य में समुद्र का आश्रय लेने के लिए बाध्य करते हुए अपने सिंहासन को जीता था। ऐसा हमें हरहा लेख में मिलता है। ये कथन है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार सुनिएगा अच्छे से, पीछे रिवर्स करके। फिर हमें इसके बारे में अफसरगढ़ के लेख के अनुसार पता चलता है कि हूणों को भी इसने जीता था। ठीक है, उसके पश्चात इसकी शक्ति और बढ़ गई। इसी बीच कुमारगुप्त जो उत्तर गुप्त का शासक था, उसने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों विस्तार के महत्वाकांक्षी थे, मतलब कि ये विस्तार करने की इच्छा रखते थे। ठीक है, अतः उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। यह बात हमें अफसर के लेख से पता चलता है। कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को पराजित कर उनसे मगध छीन लिया। किनसे? ईशान वर्मा को पराजित करके कुमारगुप्त ने, जो कि उत्तर गुप्त का शासक था, उसने पराजित करके उनसे मगध को छीन लिया। उसके बाद वह कन्नौज तक ही सीमित रह गया। ईशान वर्मा के बाद उसका पुत्र सर्व वर्मा, ठीक है, ईशान वर्मा का पुत्र सर्व वर्मा जो है वंश का राजा बना, जिसके बारे में जानकारी हमें निम्नलिखित मिलती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि सूर्य वर्मा की मृत्यु ईशान वर्मा के शासनकाल में ही हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है सर्व वर्मा 586 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने भी महाराजा धीराज की गद्दी मतलब उपाधि ली थी, जिससे हमें पता चलता है कि यह भी एक राजा था। यह बात असीरगढ़ से हमें पता चलता है। ठीक है, असीरगढ़ का जो लेख है, इसने अपने पिता का बदला लेने के लिए कुमारगुप्त के पुत्र, जो कि उस समय शासन में था, उत्तर गुप्तों का शासक था, शासन काल में मगध पर आक्रमण करके संभवतः उसे मार डाला, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और फिर से मगध की बागडोर अब मौखरियों को मिल गया। ठीक है, यह प्रथम शासक था जो मगध पर विजय किया, मतलब पहले मिला हुआ था ऑलरेडी, लेकिन विजय करने वाला पहला शासक कौन बना? तो सर्व वर्मा। ठीक है, जो कि ईशान वर्मा का पुत्र था। असीरगढ़ के लेख से इसके विंध्य क्षेत्र पर भी आधिपत्य जान पड़ता है। पश्चिम में थानेश्वर के पूर्वी सीमा तक इसकी शासन थी, अतः यह अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बना, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी अवंती वर्मा हुआ।
अब बात करते हैं हम अवंती वर्मा के बारे में। अवंती वर्मा जो है सर्ववर्मा का पुत्र था, ठीक है। तो और यह भी शक्तिशाली राजा बना, सर्ववर्मा की तरह नहीं लेकिन उसी के अप्रोक्सीमेट। हर्षचरित के अनुसार, बाणभट्ट, किसने हर्षचरित लिखा था? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित के अनुसार उसके काल में मौखरी वंश समस्त राजाओं का सिरमौर एवं भगवान शिव के चरण चिन्हों की भांति समस्त संसार में पूजित था, ऐसा लिखा गया है हर्षचरित में। सुधाकर चट्टोपाध्याय जी कहते हैं, वो एक इतिहासकार थे, कि उत्तर गुप्त अभी मौखरियों के अधीन थे। मतलब कि अवंती वर्मा के वक्त में जो है उत्तर गुप्त अब अधीन हो गए थे मौखरियों के, तथा सामंत बन गए थे। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग पर भी शासन किया। कौन? तो अवंती वर्मा। तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार उसने हूणों को भी जीता था, पुष्यभूतियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, ऐसा हमें हर्षचरित में मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। इन्हें भी महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, ऐसा नालंदा में मिले सिक्के पर अंकित था। अवंती वर्मा का जो है उत्तराधिकारी ग्रह वर्मा बना, जो कि अंतिम शासक था इस वंश का। तो अब बात करते हैं ग्रह वर्मा के बारे में। ग्रह वर्मा जो है अवंती वर्मा का पुत्र था, जो अवंती वर्मा के बाद गद्दी पर बैठा। लगभग 600 से 605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। हर्षचरित के अनुसार वह पृथ्वी पर सूर्य की तरह सुशोभित था। ग्रह वर्मा का एक छोटा भाई भी था, सुचंद्र वर्मा। हो सकता है कि वह मगध पर शासन करने लगा होगा, क्योंकि ग्रह वर्मा का उल्लेख में हमें ज्ञात होता है कि उसका शासन मगध में समाप्त हो गया था। किसका? ग्रह वर्मा का शासन जो है मगध पर समाप्त हो गया था। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उसका भाई सुचंद्र वर्मा मगध पर शासन कर रहा था, उसका शासन मगध पर समाप्त हो गया था, ऐसा माना गया इतिहासकारों के अनुसार। वह केवल अब कन्नौज पर शासन कर रहा था। कौन? ग्रह वर्मा। नालंदा लेख के अनुसार यह भी अपने लिए महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करता था। कौन? ग्रह वर्मा। यहां से पतन की शुरुआत हो जाती है। अवंती वर्मा का पुत्र ग्रह वर्मा था, ठीक है। तो अवंती वर्मा की जो है अब मृत्यु हो चुकी थी। हर्षचरित से हमें ये बात पता चलता है कि इसका विवाह, ग्रह वर्मा का जो है विवाह प्रभाकर वर्धन जो था, थानेश्वर नरेश, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की कन्या राज्यश्री से हुआ था, ठीक है। थानेश्वर नरेश के पास ग्रह वर्मा ने स्वयं ही विवाह का प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। किसने? प्रभाकर वर्धन ने स्वीकार कर लिया था। इस संबंध का कारण ऐसा लगता है कि ग्रह वर्मा को गौड़ों से डर था, गौर नरेशों से डर था, और वर्धन वंश को उत्तर गुप्त राजाओं से, देवगुप्त से खतरा लग रहा था। शायद इसीलिए इन्होंने संबंध बनाए, ताकि इनका संबंध मजबूत हो तो ये दोनों मिल करके इन दोनों राजाओं से लड़े। बस हो सकता है ऐसा कुछ कारण हो। इधर मौखरी तथा वर्धन वंश, मतलब कि मौखरी तथा वर्धन वंश की वैवाहिक संबंध बना, राज्यश्री से विवाह हुआ जो कि वर्धन वंश की कन्या थी, ठीक है। तो निकट आए तो उधर जो है गुप्त राजा देवगुप्त और गौर राजा शशांक की भी संधि हुई। कहने का मतलब है कि इधर मौखरी और वर्धन जब मैत्रीपूर्ण हुए तो उधर उत्तर गुप्त तथा गौर राजा शशांक दोनों में भी संधि हुई। जैसे ही वर्धन राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, वर्धन के राजा प्रभाकर वर्धन की जैसे ही मृत्यु हुई, देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। देवगुप्त कौन था? उत्तर गुप्त का राजा था। कर ग्रह वर्मा को मार डाला, ठीक है। कन्नौज पे हमला करके ग्रह वर्मा को मार डाला। उसकी पत्नी को बंदी गृह में डाल दिया। ग्रह वर्मा की पत्नी कौन थी? राज्यश्री थी। तथा यही इस वंश का अंत हो गया, ठीक है। और कन्नौज उत्तर गुप्त के हाथ चला गया। हर्षचरित देवगुप्त को मालवा का दुष्ट शासक कहता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है।
लेकिन देवगुप्त उस पर कन्नौज पर मतलब कि देवगुप्त जो है कन्नौज पर शासन नहीं किया, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि हर्षों ने यानी वर्धन वंश ने उस पर शासन किया, क्योंकि मौखरी तथा वर्धन का संबंध ठीक था। ठीक है, तो उन्हें जो है उसका शासक बना दिया गया होगा, ऐसा मिलता है। मौखरी वंश का अंत में हम देखेंगे कि मौखरी राजा जो ग्रहवर्मा है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई शासन योग्य नहीं था, लेकिन बाद में जब वह वयस्क हुआ तब हर्ष की मृत्यु हो गई तो शासन उसके हाथ में गया, जिसका सुचंद्र वर्मा नाम था। यह उत्तर गुप्त नरेश आदित्य सेन के समकालीन था। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र भोग वर्मा हुआ, फिर इसने शासन किया, किंतु यह प्रभावशाली नहीं था, अतः पतन की शुरुआत हो गई थी। यहीं पे जो है मौखरी वंश के बारे में व्याख्या समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग कुछ हिंदी के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।